हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लान स्टडी पॉइंट। आज अपन करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, जिसका चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नेम दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी जो है किसी भी चार्ज का फ्लो या फिर वहाँ पे जो उसकी प्रेजेंस होती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक सिटी। ओके, अब ये एक्चुअल में चार्ज क्या होता है, तो इसके लिए है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। आपको पता है कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है किसी भी मॉलिक्यूल मैटर वगैरह का, वो एटम होता है। तो उसकी ही एक प्रॉपर्टी है, वो है चार्ज। चार्ज एक तरीके से दो टाइप है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव। फिर कह रहा है ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। मतलब लाइक चार्ज का मीनिंग यहां पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, देन दोनों चार्ज सेम होने के कारण इनको कहेंगे लाइक चार्ज, और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, वहीं एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इन्हें कहा जाता है अनलाइक चार्ज। वहीं जैसे किसी का मास या वजन तोलना हो तो अपन कहते हैं कि 1 kg वजन है। ऐसे ही टाइम पूछें तो उसके लिए अपन सेकंड यूनिट लेते हैं। किसी की लेंथ बतानी हो तो कहते हैं 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर की यूनिट होती है। सेम इसी तरीके से चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो कुलाम होती है। जैसे आप कहते हैं ना 1 kg, ऐसे ही चार्ज बोला जाएगा तो 1 कुलाम बोलना पड़ेगा। तो कुलाम इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। ओके, तो ये थी चार्ज की प्रॉपर्टीज। उसके बाद में चार्ज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और हैं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स है। ये आप 9th क्लास में भी देख चुके हो कि -1.6 10 to -19 कुलाम। एटम जो होता है उसके अंदर अपने को पता है कि आउटर सरफेस में यहां पर तो होते हैं कौन प्रेजेंस, इलेक्ट्रॉन, जबकि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंस होते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। वहीं पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज की एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो होते हैं 6.25 × 10⁻18। यहां पर आप ऐसे समझ सकते हो कि एक कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। 2 कूलम बोला या 2 चार्ज बोला तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बोले तो 3 इलेक्ट्रॉन, 4 बोले तो 4 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इसी तरीके से इसकी जगह ये जो नंबर है आपका बार बार चेंज हो रहा है, इसकी जगह मैं n रख दूंगा और ये हो जाएगा e। इधर q चल ही रहा है, तो एक्चुअल में q = ne। ये आपका होता है टोटल चार्ज फाइंड करने का फॉर्मूला। इसी की हेल्प से आप ये वाला न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन का मैं न्यूमेरिकल पार्ट में सोल्व करके दिखाऊंगा। तो ये था आपका चार्ज। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा यहां तक। अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद में है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां अपन 10th क्लास के लेवल में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जबकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आपके 12th क्लास के अंदर जाके स्टार्ट होगी। वैसे मैं हल्का सा बता देता हूं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जैसे कि आपने किसी कागज को अपने सर के ऊपर घिसा, मतलब उसको रब कर लिया अपने सर के साथ में, फिर उसको जब आप सैंड या सोइल के साथ उसकी तरफ करते हो तो उसके पार्टिकल सारे इसके ऊपर चिपकने लग जाते हैं। तो यहां पर जो ये चार्ज है इसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये चार्ज मूव नहीं करता तो इसको कहा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर यही चार्ज मूव करता तो अपन बोल देते करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये रेस्ट में होता है, ये चार्ज तो होता है बट इसके अंदर रेस्ट में होता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज फ्लो करता रहता है कंटिन्यूसली। तो अभी अपना जो मेन फोकस रहेगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे रहेगा। तो करते हैं इसको शुरुआत। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको कहा जाता है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब चार्ज अपॉन में टाइम, इसका जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन रहेगी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब I = Q/T। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका मूवमेंट किसी भी कंडक्टर के अंदर कंटिन्यूसली होता रहता है, तब अपन बोलते हैं कि स्टैटिक्स की बजाय करंट फ्लो वाला चार्ज है।
वहीं जैसे कुलाम मैंने बताया था कि चार्ज की यूनिट होती है, इसी तरीके से करंट की यूनिट होती है एम्पियर। यहां पर करंट की जो यूनिट है इसको अपन छोटी यूनिट में भी यूज ले सकते हैं, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, जो कि यहां पर ये इंडिकेट कर रखा है 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3 एम्पियर होता है मिली एम्पियर। इसका सिंबल एम में होता है। वहीं माइक्रो एम्पियर की बात करें तो 10 टू पावर -6 होता है, और यहां पर इसकी जगह सिंबल ले सकते हैं म्यू, इस सिंबल को म्यू कहा जाता है और ये ए। वहीं जैसे आपने बाइक देखी है, बाइक पे बोलते हैं ना कि इतनी स्पीड से दौड़ रही है, ये इतनी स्पीड से रन कर रही है, तो जहां पर अपन ये स्पीड देखते हैं उस मीटर को कहा जाता है स्पीडोमीटर। क्या कहा जाता है? स्पीडोमीटर। सिमिलरली इसी तरीके से अगर किसी डिवाइस के अंदर अगर अपन करंट मेजर करेंगे तो उस डिवाइस को कहा जाएगा एमीटर। मतलब करंट को मेजर करने वाले को क्या कहा जाता है? एमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एमीटर ये क्या होता है? एमीटर जो है ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और इसका सिंबल इस तरीके से होता है। ओके, यहां इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे। मतलब ये जैसे बल्ब लगा है तो इसको यहां ज्वाइंट करें एमीटर को, तो एमीटर को अपने को सीरीज में ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मैंने सीरीज में ज्वाइन कर दिया, इधर बैटरी का पॉजिटिव साइन तो यहां पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये आपके स्कूल के लैब में देखने को मिल सकता है, एमीटर वाला जो डिवाइस दिखा रखा है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे बोला अपने को कि एक्चुअल में करंट का फ्लो कैसे होता है। तो आप इस पे ये समझ के चलो कि ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है, ओके, और इधर भी वाटर है। अब ये देखो कि दोनों के अंदर वाटर का लेवल सेम है, मतलब सेम सेम है। तो ये बताओ किसका पानी किस कंटेनर का फ्लो करके, मान लो ए कंटेनर ये बी है, ए वाला बी में जाएगा, बी वाला ए में। तो आप लोगों का सीधा सा आंसर होगा कि सर यहां पर तो कौन सा भी इंटरचेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों का लेवल अगर सेम है तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी किसी कंडक्टर में फ्लो नहीं करते जब तक वहां पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की जाती। मतलब एक तरीके से प्रेशर बोल दो, यहां पर प्रेशर जो है उसको आप फिजिक्स की लैंग्वेज में पोटेंशियल डिफरेंस बोलने की कोशिश कर रहे हो। ओके, इसको मैं थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये जो आप बैटरी कनेक्ट करोगे किसी भी कंडक्टर के साथ, ये इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ ही फ्लो करते हैं। वहीं करंट जो होता है उसका फ्लो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो मैं दो बातें बोल रहा हूं कि करंट जो होता है इसका फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये दोनों बातें माइंड के अंदर अच्छे से सेट कर लेना। उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका, ये आपका क्या होता है इसको देखते हैं। तो इसके बारे में है वर्क अपॉन में चार्ज। मतलब जब आपने जो वर्क किया किसी कंडक्टर के अंदर और कितना चार्ज देके उन दोनों की रेशो को डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसकी यूनिट जैसे करंट की यूनिट क्या बताई थी आपने? एम्पियर। इसी तरीके से इसकी यूनिट होती है वोल्ट। और ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। और इसको मेंटेन किया जाता है सेल या फिर बैटरी नामक जो डिवाइस होता है उसके थ्रू। जैसे इसके अंदर ये अपने को बैटरी दे रखी है, मतलब ऐसे कोई सिंबल दिया है, ये तो होता है सेल का सिंबल। इसी को अगर अपन बढ़ा के थोड़ा और ज्यादा कर दें तो ये हो जाएगा आपके बैटरी का सिंबल। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वहीं करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस था उसका नाम था एमीटर, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम क्या है? वोल्टामीटर। ओके, नाउ आगे चलते हैं। वोल्टामीटर जो है ये हाई रेजिस्टेंस होता है, जबकि अपना जो एमीटर था वो क्या था? वो था लो रेजिस्टेंस, और ये क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस। इसको हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइंट किया जाता है, जबकि एमीटर को अपन किस में कर रहे थे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। जैसे एमीटर का सिंबल ये था, सिमिलरली इसी तरीके से वोल्टामीटर का सिंबल भी ऐसा होता है, बस यहां वी सिंबल ले लिया जाता है। ये जो डिवाइस लगा है इसके अगर यहां ज्वाइंट करेंगे तो एमीटर लेना पड़ेगा, जबकि यहां ज्वाइंट नहीं करना चाहते तो अपन यहां पर वोल्टामीटर ज्वाइंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप वोल्टामीटर भी ज्वाइंट कर सकते हो। बस
ये और ये डिवाइस एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। वहीं करंट ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब हाई से लो की तरफ ही जाता है, मतलब वही पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। ये बात मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका ओम लो। अब इसको समझाने से पहले मैं छोटी सी बात आपको बता दूं कि आप ये समझो कि इस कंटेनर में पानी है, ओके, और इस कंटेनर में पानी है वो इतना सा है, वहीं इस कंटेनर में पानी है वो इतना है, और इसके अंदर इतना सा पानी है। तो आप बताओ कि फास्ट फ्लो करके किसका पानी किस में आएगा? तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि ए वाला कंटेनर ज्यादा से ज्यादा पानी अपना इधर फ्लो करवाएगा, जबकि बी वाला कम करवाता है। तो इसी तरीके से जो पानी का फ्लो है, इसी तरीके का ऑब्जर्वेशन ओम्स ने अपने इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्टर के अंदर फ्लो होते हुए देखा। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दिया उतना ज्यादा उसको करंट मिला। ओम्स के अकॉर्डिंग आपका पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट के। फिर इन्होंने ओम्स ने एक यहां पर सिंबल ले लिया और इस सिंबल को हटा के यहां पर एक रेजिस्टेंस का सिंबल लिया जिसको आर बोला गया। ये होता है आपका रेजिस्टेंस। तो ये हो गया V इक्वल्स टू आर आई ओम्स लो। ये क्या हो गया? ओम्स लो। इसकी डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो वो ये है कि ओम्स लो के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट, कोई 2 पॉइंट्स के बीच में एक मेटेलिक कंडक्टर जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करता है करंट को, ठीक है। और जहां पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, ये मैंने अभी बताई दी आपको। यहां पर अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एकदम ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा, इधर करंट होता है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये इसका ग्राफ हो जाता है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा ओम्स लॉ के बारे में। नाउ नेक्स्ट जो दे रखा है इसके अंदर होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो अभी आपने ओम्स लॉ पढ़ा ना कि इसके अंदर V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I होता है और फिर V इक्वल टू आर आई। तो ये जो R है इसकी अगर यूनिट बनाएंगे तो इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर, और R को यहीं रखे तो V अपॉन में I इक्वल्स टू आर। इस R के लिए यूनिट होगी ओम। जो ओम आप इस तरीके से पढ़ते हो ना संस्कृत में, वो नहीं होता, मतलब ये वाला ओम नहीं होता। इसका सिंबल इस तरीके से होता है, ओके, जिसको ओमेगा कहा जाता है। ये ग्रीक लैंग्वेज के अल्फाबेट होते हैं। वहीं अगला टॉपिक आपका रेहोस्टेट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कंट्रोल करता है किसी भी करंट को वेरिंग द रेजिस्टेंस, जहां पे अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस प्रेजेंस हो वहां पर रेहोस्टेट उसको कंट्रोल करता है। नाउ नेक्स्ट है कि ये डिपेंड किस किस पे करता है, जो आपका रेजिस्टेंस है ये डिपेंड किन किन पे करेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के और नेचर ऑफ मटेरियल के। मतलब इस तरीके से R जो है जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। वहीं ये जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसके होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा L अपॉन में A, और इस सिंबल को रिमूव करेंगे देन यहां पर सिंबल लिया था रो इस तरीके से, और ये L अपॉन में A आ जाएगा। ये रो इंडिकेट करता है नेचर ऑफ मटेरियल के। तो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस 3 बातों पे डिपेंड करता है, 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल। वहीं इस को कहा जाता है रेजिस्टेंस, और जबकि ये जो रो ले लिया इसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं इस नेक्स्ट वाले पेज पे। यहां पर मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट क्लियर कर दूं। अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है तो आप ओम बताओगे। क्या बताओगे? ओम। जबकि रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछी जाए तो आप बोलोगे ओम मीटर। ये ऐसे कैसे हुआ? जैसे देखो R इक्वल्स टू रो और L अपॉन में A, आपने पढ़ा है फॉर्मूला। रो यहीं रख लें और A और L को इधर रिप्लेस कर दें, देन ये बन जाएगा R A और L आ जाएगा अपॉन में और इज इक्वल टू रो। अब R की यूनिट बताई थी ओम, A जो एरिया है इसकी होगी मीटर स्क्वायर, लेंथ जो है इसकी हो जाएगी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बचा? ऊपर बचा एक तो ओम और मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर कैंसिल हुआ तो मीटर, तो रो की यूनिट क्या बन गई? ओम मीटर। ओके। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है काफी बार कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो याद रखना इट्स डिपेंड्स ओनली नेचर ऑफ मटेरियल। ये पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं इनमें से 99% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है हर साल, तो थोड़ा सा इनको सही से
कर लेना। ओके, नाउ इसके बाद में है ये जो होता है कांस्टेंट होता है रेजिस्टिविटी। जैसे यहां पर सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.6 10⁻⁸ है। वहीं अगर रेजिस्टिविटी किसी मेटल की बताएं या अलॉय की बताएं तो उनकी रेंज होती है 10⁻8 से 10⁻6 ओम मीटर। मैंने कहा था ना ओम मीटर की यूनिट होती है, वही है। वहीं अगर नॉन मेटल की बात करें तो इनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी हाई दे रखी है, 10⁻12 है, वहां से 10⁻17 ओम मीटर तक। कॉपर और एल्यूमिनियम जो है इनका इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होने की वजह से लो रेजिस्टिविटी होती है, इस वजह से इनका इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में यूज लिया जाता है। alloy used in electric heating device as their resistivity is high they do not burn readily। मतलब अलॉय जो होते हैं उनका यूज हीटिंग डिवाइस में करते हैं, जैसे अपना हीटर वगैरह होता है वहां पर, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है इस कारण से। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका रजिस्टर। नेक्स्ट क्या है? रजिस्टर। तो रजिस्टर जो है ये एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है जो रेगुलेट करता है या लिमिट करता है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को कि कितना इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना है। रजिस्टर एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी कांट ट्रेवल थ्रू इजिली, जिसके अंदर ये इजिली करंट को पास नहीं होने देता, एक तरीके से वहां उसके अंदर एक रुकावट पैदा कर देता है। रजिस्टर के एग्जांपल आप घर में देखते हो खूब सारे, जैसे फैन है बिजली यूज में लेता है, बल्ब है वो भी आपका एक रजिस्टर है, टीवी है वो भी, फ्रिज एसी जो भी चाहो, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जितने भी हैं वो सारे अपने रजिस्टर ही होते हैं। ओके, नाउ अब रजिस्टर जो है इसके दो टाइप के आपके बुक के अंदर डेरिवेशन दे रखे हैं, एक तो सीरीज और एक दिया जाता है पैरेलल। मैं दोनों को बताऊंगा, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो अपन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन टॉपिक करते हैं रजिस्टर इन सीरीज। तो इसके अंदर याद रखना करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो सबसे पहले ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR लिख लिया। अगर अपन फर्स्ट रजिस्टर की बात करें, है ना, तो फॉर फर्स्ट रजिस्टर जिसके लिए V1 = क्या होगा, I और R1। सेकंड की बात करें तो क्या होगा, V2 = IR2। थर्ड की बात करें तो क्या होगा, V3 = IR3। तीनों को ऐड कर दें टोटल, तो V = V1 + V2 + V3। V का V आ गया, V1 की वैल्यू ये वाली जो है ये यहां पे रिप्लेस कर देंगे IR1 प्लस V2 की वैल्यू IR2 प्लस V3 की वैल्यू IR3। नाउ यहां से I कॉमन आ रहा है, V = I कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, R1 R2 और R3। अब इस I को इधर रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, V में I = R1 + R2 + R3। ओके, अब V में I यहां से अगर चेक करें तो V और I को इधर भेज दें तो क्या बनता है, V में I = R बनता है। तो इस R को यहां रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, R = R1 + R2 + R3। तो ये हो जाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन, जो कि यहाँ पे डायग्राम दिया इसके अकॉर्डिंग। इसी को अगर अपन पैरेलल में करना चाहें तो इजीली अपन पैरेलल में भी कर सकते हैं। उसको करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, उसको करके देखते हैं, एक मिनट। हाँ, तो रजिस्टर इन पैरेलल करें तो वही है V, पेन कहाँ गया, हाँ, V = IR होता है। ये तो हो गया ओम्स लॉ। उसके बाद में यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसमें वोल्टेज सेम रहती है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट सभी का डिफरेंट होता है। इसमें I1 है, इसका I2, इसका I3। तो मतलब फॉर फर्स्ट रजिस्टर की बात करें, फर्स्ट रजिस्टर, तो ये हो जाएगा I1 = यहां से करें V में R1। सेकंड की बात करें तो हो जाएगा I2 = V में R2। थर्ड की बात करें I3 = V में R3। तीनों टोटल करंट जो उसको ऐड कर देंगे, टोटल करंट, तो ये हो जाएगा अपना I = I1 I2 + I3। अब I का I आ गया, I1 की वैल्यू ये वाली जो है रिप्लेस कर देंगे V में R1, V में R2 और V में R3। ऊपर से V कॉमन आ रहा है, निकाल दिया, अंदर क्या रह गया, 1 में R1, 1 में R2 और 1 में R3। अब ये जो V है इसको चाहो तो इधर रिप्लेस कर लो, तो ये आ जाएगा I में V, और ये इधर वाले आ गए, जैसे कि जैसे हैं वैसे के वैसे लिख लिए। अब देखो V = IR है, तो अगर मैं यहां से कुछ हेर फेर करूं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ऐसा कर दिया, मान लो मैंने R को इधर भेज दिया तो ये आ गया 1 में R, और V को इधर तो I में V। तो I V की वैल्यू क्या हुई, 1 में R, तो ये यहां प्लेस कर देता हूं। तो यहां मैं लिख रहा हूं
1 अपॉन में R इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के दोनों डेरिवेशन जो थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा अपन डिफरेंस देख लेते हैं और साथ में देखते हैं इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन की एडवांटेज। तो ये तो आपका फॉर्मूला बताया था सीरीज का, और ये वाला बता रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ये इनके दोनों के डायग्राम हैं ही। एडवांटेज देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो सबसे पहली एडवांटेज दी है इन सीरीज व्हेन वन रजिस्टर फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नॉन कंपोनेंट वर्क्स। मतलब अगर यहां से एक कंपोनेंट को भी तोड़ दें तो आगे बिजली सप्लाई होनी बंद हो जाती है, जबकि इसके अंदर इसको हटा देंगे तो इन दो के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली जाएगी, है ना। तो यहां पर ये पूरा सीरीज वाला कॉम्बिनेशन यहां पे फेल हो जाता है कि एक के ब्रोक होने पे पूरा सर्किट ही ब्रोक हो जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंट अप्लायंस रिक्वायर डिफरेंट करंट। मान लो घर के अंदर एक फैन लगा हुआ है, ओके, और एक मान लो आपके घर पे फ्रिज है, और एक मान लो टीवी है। तो अगर तीनों की रिक्वायरमेंट देखें तो तीनों को बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो है डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पॉसिबल नहीं कर पाता सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये तो सबको करंट सेम देता है। तो इसलिए यहां पर भी कौन सा बेटर वर्क करेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर वर्क कर पाएगा। जिसको जितनी करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी ही सप्लाई करेगा। दिस कांट बी स्पेसिफाई इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज में स्पेसिफाई नहीं हो पाता। टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लेस देन एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल का हमेशा कम आता है सीरीज कॉम्बिनेशन के कंपेयर में। तो ये था आपका रजिस्टर, उससे रिलेटेड उसके कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल। अब करते हैं आगे अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, जिसके अंदर इसकी डेफिनेशन दी है कि इफ द कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव। अगर मान लो कोई कंडक्टर है और एकदम प्योर रेजिस्टिव है तो द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गैस डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तब वो हमेशा हीट प्रोड्यूस करेगा और यही फॉर्म कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये यहाँ पे इसका डायग्राम दे रखा है, ओके। नाउ अब करके देखते हैं इससे रिलेटेड इसका जो फॉर्मूला होता है वो वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W अपॉन में Q, ओके। तो W जो वर्क है ये इसकी यूनिट जूल होती है, तो इसकी जगह मैंने हीट ले लिया H, तो V इक्वल्स टू क्या बन गया H अपॉन में Q। अब H को इन छोड़ दिया, Q को इधर रिप्लेस कर दिया, देन क्या बना H इक्वल टू VQ। सिमिलरली I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में T, करंट का फॉर्मूला। तो यहां से अगर मैं ये वैल्यू शिफ्ट कर दूं Q की तो IT जो है वो यहां पे आ सकता है। V का तो V आ गया और इस Q की जगह आ जाएगा IT। अगेन ओम्स लॉ होता है IR, यहां से V की वैल्यू अगर मैं शिफ्ट कर दूं यहां पर तो आ जाएगा IR IT। I और I से इंटू होने पे बन गया I स्क्वायर और RT है ही, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT आपका मेन फॉर्मूला हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल इफेक्ट जो है इसका मेन फॉर्मूला। तो यही है जूल लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब जो आपने अभी फॉर्मूला सीखा है इसके अकॉर्डिंग आप इसकी डेफिनेशन या फिर इसको डिफाइन भी कर सकते हो। जैसे कि आपने अभी फॉर्मूला है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, मतलब I स्क्वायर है तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट, हो गया ना। वहीं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा टाइम के। तो ये होता है तीनों पॉइंट से आपका जूल लॉ ऑफ हीटिंग डिफाइन, ओके। नाउ अब करते हैं इसकी एप्लीकेशंस, क्या क्या होती हैं इसकी एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो अपने को दी है हीटिंग इज डिजायरेबल इन डिवाइस लाइक हीटर एंड इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक फ्यूज। मतलब जो हीट वाले डिवाइस जैसे हीटर है ये गर्म होता है, इलेक्ट्रिक आयरन भी गर्म होती है, ऐसे इलेक्ट्रिक फ्यूज भी गर्म होता है। तो ये सारे के सारे इसी लॉ पे डिपेंड करके वर्क करते हैं, ओके। और वहीं हीट की ऐसा यूनिट जूल होती है। और हीटिंग इज अनडिजायरेबल डिवाइस जैसे लाइक कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, ये भी होते हैं इसके अनडिजायरेबल डिवाइस होते हैं। और डिजायरेबल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज और हीटर। वहीं अगर अपन इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो उसके अंदर एक फिलामेंट होता है जो उसको ग्लोइंग करवाता है, उसका नाम है टंगस्टन, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कितना है, 3380। मोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन हीटिंग एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट बल्ब फील्ड विद नॉन रिएक्टिव गैसेज लाइक नाइट्रोजन और आर्गन, ये गैसें भी फील करते हैं और ज़्यादातर पार्ट वो हीटिंग के अंदर यूज में ले लेता है। वहीं एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड, वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या डिवाइस है, इलेक्ट्रिक फ्यूज।
ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, किसी भी डिवाइस को जहाँ पर स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट मान लो या ओवरलोडिंग। जब कभी बिजली एक्स्ट्रा आ जाती है, ओवरलोड हो जाता है, तब ऐसे में ये खुद को ब्रेक करके आपके सर्किट को डैमेज होने से बचाता है। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। देखो एमीटर जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का डिवाइस था, उसे भी आप हमेशा सीरीज में कंबाइन करते हो। वहीं इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है घरों में लगा रहता है, इसको भी सीरीज में करते हैं। जबकि वोल्टामीटर को किस में करते थे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसका भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये मोस्टली वायर जो होता है अलॉय से मिलकर बना होता है, टीन, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह से। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है आपका इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर जो है यही होती है, एक मिनट, हाँ, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। अब वर्क जो है ये एनर्जी है एक तरीके से, क्योंकि यूनिट दोनों की सेम होती है तो इसलिए यहाँ पे ई ले लेंगे और ये टी है ही। तो हीट का फॉर्मूला था वी आई टी, जो अपन ने पीछे निकाला था। हीट का फॉर्मूला क्या था? वी आई और टी, वो रख लिया यहाँ पे, टी से टी कैंसिल हो गया, तो पावर इज इक्वल टू वी आई इसका फॉर्मूला बन जाएगा। वहीं अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करें देन आप इसको v की वैल्यू आई स्क्वायर आर शिफ्ट कर सकते हो, तो आई स्क्वायर आर भी हो सकता है। और ये हीट वाला पीछे अपन डिस्कस कर ही चुके थे, इसको रहने दो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक पावर के बाद में है कॉमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब जो आपके घरों में बिजली यूज में ले रहे हैं उसकी यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट होती है 1 किलो वाट आवर इजिकल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल इसकी यूनिट होती है। और वहीं शॉर्ट यूनिट बोलें तो एक तरीके से ऐसा यूनिट वो है वाट। 1000 वाट में 1 किलो वाट होते हैं। ओके, अगर यहाँ पर आप आवर में कन्वर्ट करना चाहो तो मैं क्या करता हूँ कि 1 ये 1000 वाट इंटू सेकेंड के लिए 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, और ये आ जाएगा 1 किलो वाट आवर। अब इनको इंटू करूँ तो 6 से 6 इंटू किया 36 इंटू 10 की पावर ये, और ये टोटल हो जाएंगी 5। तो ये आ गया आपका 1 किलो वाट आवर में, है ना, ये जूल में। बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो यहाँ पॉइंट करना पड़ता है, इधर इस प्लेस पे यहाँ पॉइंट करेंगे तो 1 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा अपना 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलो वाट आवर की ये वैल्यू होती है। इन वैल्यूज को आप डायरेक्ट याद कर लेना थोड़ा सा, ताकि न्यूमेरिकल पार्ट में इनको ईजिली कर पाएँ। ये यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस भी किया है। आई होप जो मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिक्स बातें थी वो सारी अच्छे से समझाने की कोशिश की हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, ताकि हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। ओके।